हेलो एवरीवन। एग्जाम योद्धा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग जो हैं जानते हैं कि जे एस एस सी का वैकेंसी आ गया है और आप लोगों के डिमांड पर ये वीडियो आया हुआ है। डिमांड क्या था कि सचिवालय का सिलेबस तो आपको पता है बढ़िया तरीका से कि गद्य भाग में क्या पढ़ना है ना, पद भाग में क्या पढ़ना है, नाटक में क्या पढ़ना है। और चौथा जो सेक्शन था वो क्या था कि साहित्य की अन्य विधाएं, साहित्य की अन्य विधा। तो साहित्य की अन्य विधाएं के अंदर हम लोग को जो पढ़ना है वो है जीवनी, ठीक है, यात्रा वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत, शब्द चित्र और संस्मरण, ये पढ़ना था। तो आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर के अंदर पहले जीवनी का सिलेबस देखेंगे कि जीवनी के अंदर क्या क्या पढ़ना है, और उसके बाद हम लोग जो है सो आगे देखेंगे कि किस प्रकार से जीवनी पढ़ना है। तो जीवनी का अगर हम बात करें तो देखिए कौन कौन सा जीवनी पढ़ना है। पहला 1 नंबर, बड़का बुजुर्ग, बुजरुका, बड़का बुजुर्ग बिरसा, बड़का बुजुर्ग बिरसा, ठीक है। मिस्टेक हो गया, शायद कुछ गड़बड़ी हो गया यहाँ पे, आप लोग देख लिए होंगे वीडियो में कि सबसे पहला जो पढ़ना है क्या पढ़ना है, बड़का बुजुर्ग बिरसा, यानी कि बड़ा महान बिरसा, है ना। कौन लिखे हैं? झा जी लिखे हैं, झा जी लिखे हैं। और कौन पढ़ना है? तो शेख भिखारी का जीवनी पढ़ना है, शेख भिखारी। उनका जीवनी किसके द्वारा लिखा गया है? तो पारस नाथ महतो जी के द्वारा लिखा गया है। तीसरा पढ़ना है राम नारायण सिंह, राम नारायण सिंह जी का पढ़ना है, जो कौन लिखे हैं? जयवीर साहू। चौथा जो पढ़ना है वो पढ़ना है तिलका मांझी का जीवनी, तिलका मांझी। इसका जीवनी जो लिखे हैं वो लिखे हैं डॉक्टर बी एन ओहदा, डॉक्टर बी एन ओहदार, ठीक है। एक चीज और बता देते हैं, अगर आप जो है सो पेड क्लास लेना चाहते हैं तो एग्जाम्स योद्धा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से और वहां से परचेज कर सकते हैं, या इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए अगर कोई दिक्कत होता है तो 9031280405। आगे देखिए जीवनी कौन सा पढ़ना है। पांचवा जीवनी का बात बताते हैं हम, विनोद बिहारी महतो, है ना, विनोद बिहारी महतो। ये जो जीवनी लिखे हैं श्याम सुंदर महतो जी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? श्याम सुंदर महतो जी के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट जीवनी जो पढ़ना है हम लोग को वो पढ़ना है भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी का जीवनी, भुवनेश्वर दत्त शर्मा, उपनाम क्या है? व्याकुल। ये जीवनी पढ़ना है हम लोग को। इसके जो लेखक हैं वो कौन है? परितोष कुमार प्रजापति जी। कौन है? परितोष कुमार प्रजापति जी। नेक्स्ट जीवनी जो पढ़ना है 7वां नंबर वो है श्री निवास पानुरी जी, श्री निवास पानुरी जी। नेक्स्ट जीवनी कौन पढ़ना है? श्रीनिवास पानुरी जी, जिसके राइटर हैं प्रदीप कुमार दीपक, प्रदीप कुमार
दीपक। नेक्स्ट जो पढ़ना है हम लोग को, वो पढ़ना है श्रीनिवास पानुरी जी का, है ना, जो कि बताएं प्रदीप कुमार दीपक। उसके बाद विश्वनाथ दसौंधी राज, विश्वनाथ दसौंधी राज जी का लिखा गया कौन, किसके द्वारा, श्याम सुंदर महतो जी के द्वारा। उसके बाद हम लोग को जो कुछ अन्य और जीवनी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सचिवालय जैसा एग्जाम में किसी भी तरह का रिस्क लेना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। इसीलिए एक बेहतर रणनीति, बिना कोई भी चीज स्किप किए हुए अगर तैयारी किया जाए तो नौकरी लिया जा सकता है बेहतर आसानी से। और खोरठा एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां से आप 100 में 100 अटेम्प्ट कर सकते हैं, और मेरा पूरा सहयोग रहेगा कि आप 100 में 100 लाएं। ठीक है, जितना मेरे से हो पाएगा हम यूट्यूब पर करवा रहे हैं। बाकी आप पूरा डिटेल में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप ऐप पे इनरोल हो जाइए, है ना, ताकि आपका हर तरीका से कंप्लीट हो जाए। वहाँ पे आपको चैप्टर वाइज कराया जा रहा है, क्वेश्चन करवाया जा रहा है, सेक्शनल टेस्ट दिया जा रहा है, नोट्स दिया जा रहा है, बुक का पीडीएफ दिया जा रहा है, तो वहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं। और नेक्स्ट बताते हैं हम लोग आगे पढ़ेंगे इसमें ए के झा जी का जीवनी, ए के झा जी का जीवनी। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग इसमें झा जी के बाद जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चतुर्भुज साहू जी का जीवनी, चतुर्भुज साहू जी का जीवनी, चतुर्भुज साहू जी का जीवनी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें, वो पढ़ेंगे बी एन ओहदार सर का जीवनी, बी एन ओहदार सर का जीवनी। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग डॉक्टर विनोद कुमार जी का जीवनी, डॉक्टर विनोद कुमार जी का जीवनी। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद 12 हो गया था, 13 नंबर नेक्स्ट जीवनी हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भुवनेश्वर साहू, जो बताए अभी, है ना, तो भुवनेश्वर साहू जी का जीवनी, भुवनेश्वर साहू जी का जीवनी। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बंसीलाल बंसी जी का जीवनी, बंसी लाल बंसी जी का जीवनी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे शांति भारत का जीवनी, शांति भारत का जीवनी। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग शिवनाथ परमाणिक जी का जीवनी, शिवनाथ परमाणिक जी का जीवनी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जयवीर साहू का बारे में, जयवीर साहू के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डॉक्टर पारसनाथ महतो के बारे में, डॉक्टर पारसनाथ महतो। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी जी के बारे में, गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रदीप कुमार दीपक जी के बारे में, प्रदीप कुमार दीपक जी के बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे परितोष कुमार प्रजापति जी के बारे में, परितोष कुमार प्रजापति के बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग परितोष कुमार प्रजापति के बाद वासुदेव महतो, वासुदेव महतो जी के बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे कुमारी
शशि के बारे में। फिर हम लोग 24 नंबर में पढ़ेंगे गीता रानी जी के बारे में, गीता रानी जी के बारे में। फिर 25 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे दिनेश कुमार दिनमणि जी के बारे में। 26 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे रमनिका गुप्ता के बारे में, रमनिका गुप्ता जी के बारे में, है ना। आई होप आप लोग लिखते जा रहे होंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कितना हो गया यहाँ पे 26 ना। 27 नंबर में पढ़ेंगे हम लोग राम शरण विश्वकर्मा जी के बारे में, राम शरण विश्वकर्मा जी के बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग महेश गोलवार जी के बारे में, महेश गोलवार जी के बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे प्रहलाद चंद्र दास जी के बारे में, प्रहलाद चंद्र दास जी के बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे 30 नंबर में सुकुमार जी के बारे में, सुकुमार जी के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 31 नंबर में, वो है मोहम्मद सिराजुद्दीन सिराज जी के बारे में, मोहम्मद सिराजुद्दीन सिराजुद्दीन सिराज जी के बारे में। 32 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे अकलू राम महतो जी के बारे में, अकलू राम महतो जी के बारे में। 33 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे डॉक्टर गजाधर महतो प्रभास्कर जी के बारे में, डॉक्टर गजाधर गजाधर महतो प्रभाकर जी के बारे में। फिर हम लोग पढ़ेंगे 34 नंबर में धनंजय प्रसाद जी के बारे में, धनंजय प्रसाद जी के बारे में। फिर पढ़ेंगे हम लोग 35 नंबर में महेंद्र नाथ गोस्वामी, महेंद्र नाथ गोस्वामी जी के बारे में। फिर पढ़ेंगे हम लोग कृष्ण चंद्र दास, कृष्ण चंद्र दास जिनका उपनाम है आला, कृष्ण चंद्र दास जी के बारे में। तो ये मेरा कलेक्शन है कि जीवनी के सेक्शन में हम लोग को खोरठा का किसी के बारे में नहीं छोड़ना है। जिनका संबंध खोरठा से है उनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में अध्ययन करेंगे, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। हालांकि आप लोग को डर ये नहीं लग रहा होगा कि कितना बड़ा सिलेबस है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण है। यानी हम आपको दिखाएं क्या कि कुल 36 है ना, जीवनी में हम लोग कुल 36 लोगों को हम इकट्ठा किए एक जगह पे, जिनके बारे में हम लोग को किसी के बारे में संक्षेप में तो किसी के बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो इस वीडियो के अंदर एक जीवनी हम पढ़ाएंगे भी आप लोगों को, ताकि समझ में आए कि किस प्रकार से जीवनी पढ़ना है ना। तो एक जीवनी अभी हम स्टार्ट करेंगे राम नारायण सिंह के बारे में। ठीक है, जो ये है राम नारायण सिंह, ये जो जीवनी है वो 2 डायर जिहुल फुल किताब में उखरवल गया है, लिखल गया है, जिसको जयवीर साहू लिखे हैं। तो इस जीवनी को अभी हम पढ़ाते हैं ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। और एक बार हम फिर बता देते हैं, अगर आप पूरा डिटेल में सब कुछ जानना चाहते हैं, चैप्टर वाइज साहित्य के विधाएं, ग्रामर जो भी ऐड होगा, है ना, सब चीज अगर पढ़ना चाहते हैं तो हमारा पेड कोर्स को आप परचेज कर लीजिए। आपको उससे ज्यादा फिर कुछ नहीं करने की आवश्यकता पड़ेगा अलग से। तो चलिए राम नारायण सिंह जो हैं उनका जीवनी हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपके सामने मेरा हैंड रिटेन नोट्स दिख रहा होगा, जो कि राम नारायण सिंह का जीवनी है और जयवीर साहू द्वारा लिखा गया है। और ये जीवनी है जो स्पेशल हम बताएं तो इस जीवनी में, यह जो जीवनी है
ये दू डायर जिहुल फुल किताब में 10वां चैप्टर में लिखा गया है। तो ये दू डायर जिहुल फुल में है, तो उत्पाद सिपाही के लिए बराबर इंपॉर्टेंट हो गया। तो उत्पाद सिपाही के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सचिवालय के लिए भी। तो दोनों के लिए कॉमन सिलेबस हो गया, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए। राम नारायण सिंह जीवनी, लेखक जयवीर साहू। जयवीर साहू किस प्रकार से इसको लिखे हैं, क्या लिखते हैं कि छोटा नागपुर का शेर और राष्ट्रीय आंदोलन के प्रसिद्ध एवं प्रमुख सिपाही बाबू राम नारायण सिंह का जन्म 18 दिसंबर 1885 को वर्तमान चतरा यानी तत्कालीन जो उस समय हजारीबाग जिला के हंटरगंज नामक स्थान के तेतरिया ग्राम में हुआ था। इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, आपको इसमें थोड़ा सा फैक्ट है याद करना पड़ेगा कि जन्म 18 दिसंबर 1885 को चतरा, है ना, हंटरगंज नाम के स्थान पर तेतरिया गांव में हुआ था। इनके पिता बाबू भोला सिंह एक साधारण किसान थे। वे फारसी भाषा के जानकार थे। अपने बच्चे को दो, है ना, अपने बच्चों को वो शिक्षित बनाना चाहते थे। इस कारण राम नारायण सिंह की पढ़ाई लिखाई बचपन से शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि जो राम नारायण सिंह के पिता हैं वो क्या चाहते थे, उनके बच्चे जो हैं सो शिक्षित हो, इसीलिए उनका जो पढ़ाई लिखाई है वो बचपन से शुरू हो गया। राम नारायण सिंह की राजनीति में अवसर जो है सो वादिदा को पसंद नहीं करते थे। यानी राम नारायण सिंह राजनीति में जो कुछ लोग होते हैं ना कि वो अवसर देख करके पार्टी बदल लेते हैं चाहे अपने फायदा के लिए, तो इस चीज को वो जो है सो पसंद नहीं करते थे। और 1907 ईस्वी में इनका विवाह एक किसान परिवार की लड़की अझोला देवी के साथ हुआ, किंतु 1936 में ही अझोला देवी का देहांत हो गया। तब बाबू राम नारायण सिंह ने दूसरी जाति के एक लड़की से विवाह किया और समाज में एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया। यानी पहला विवाह उनका हुआ था 1907 में, है ना, किसान परिवार की लड़की अझोला देवी के साथ। लेकिन 1936 में, 1907 में विवाह हुआ, 1936 में इनकी पत्नी का देहांत हो जाता है, तो फिर से विवाह करते हैं एक दूसरी जाति की लड़की के साथ और समाज में एक उदाहरण पेश करते हैं। राम नारायण सिंह के नाती प्रोफेसर प्रमोद कुमार हिंदी दैनिक रांची एक्सप्रेस के 26 जून 1983 के अंक में उनकी 24वीं पुण्यतिथि पर एक लेख लिखा था, जिसमें वे कहते हैं कि बाबू राम नारायण सिंह का जीवन का अंतिम समय समाज को आगे बढ़ाने में बीता। क्या लिखते हैं कि उनका जीवन का अंतिम समय जो है वो समाज को आगे बढ़ाने में बीता। 1936 तक वे दिल्ली में रहकर योगा आश्रम में के प्रमुख के रूप में, है ना, प्रमुख के रूप में सेवा किए। वहां से जब वे वापस अपना घर लौटे तो चतरा कॉलेज के संदर्भ में उन्हें रांची जाना था। इसी दौरान बालूमाथ, है ना, इसी दौरान बालूमाथ जगह का नाम है, स्थान पर बालूमाथ स्थान पर जो है सो उनकी जीप दुर्घटनाग्रस्त हो गई और 23 जून 23 जून 23 जून उनकी जीप दुर्घटनाग्रस्त हो गई और 23 जून 1964, यानी 23 जून 1964 को जीप दुर्घटनाग्रस्त हुई और 24 जून यानी एक दिन बाद, दुर्घटना होने के एक दिन बाद सुबह 9 बजे राम नारायण बाबू जो है उनका देहांत हो जाता है, राम नारायण सिंह का देहांत हो जाता है। इस प्रकार से जयवीर साहू जो हैं वो लिखे जीवनी के अंदर। किताब का नाम बताइए, दो डार जिगुल फूल, है ना, पढ़ना है हम लोग को उत्पाद सिपाही और झारखंड सचिवालय के लिए। और अगर हम विशेष तौर पर बोले तो सभी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। और 11 वर्ष आगे लिखते हैं जयवीर साहू कि 11 वर्ष की उम्र में छोटकी जोरी यानी हजारीबाग से लोअर प्राइमरी करने के बाद जोरी मिडिल वर्नाकुलर स्कूल से 1902 में मिडिल परीक्षा पास करके
1911 में संत जेवियर कॉलेज से आईए की, है ना, और परीक्षा पास की। इसके बाद उनकी मुलाकात देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ हुई और 1913 में रिपन कॉलेज से बीए की परीक्षा पास करके कानून पढ़ने लगे। आर्थिक स्थिति खराब होने के वजह से 2 वर्ष तक असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर की नौकरी की। देखिए स्थिति खराब तो कौन नौकरी किए हैं, असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर की नौकरी की, किंतु नौकरी छोड़कर फिर से कानून की पढ़ाई करने लगे और 1919 में कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद वकालत करने लगे। जब उन्हें अपने जन्म के स्थान पर, है ना, जब उन्हें अपने जन्म के स्थान की याद आने लगी तो वे पटना के प्रैक्टिस छोड़ करके चतरा आ गए। अब उन्हें अपना मातृभूमि जब याद आने लगा जयवीर साहू जी को, तो वो जो है वो अपना जो पटना में काम कर रहे थे प्रैक्टिस उसको छोड़ करके चतरा आ गए। यहाँ वकालत शुरू की और गांव घर के लोगों का सुख दुख जानने का मौका मिला और यहाँ पे उन्हें गांव घर के लोगों का सुख दुख जानने का मौका मिला और उप संहारता एमडीएम के पद पर भी राम नारायण सिंह अपनी सेवा दी और जो है एमडीएम के पद पर जो है सो अपना सेवा उन्होंने दिया। 1900 किंतु 1921 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया तो गांधी जी के साथ इस आंदोलन में कूद पड़े और लेखक लिखते हैं जयवीर साहू रामनारायण सिंह के बारे में कि जब 1921 में महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन शुरू किए थे उस टाइम गांधी जी के साथ राम नारायण सिंह भी इस आंदोलन में कूद पड़े और 1921 में ही 2 वर्षों की कारावास की सजा हुई और 1921 में ही इनको 2 साल का जेल भी हुआ था। चतरा सब डिवीजन में ये कांग्रेस समिति के सचिव और बाद में सभापति बनाए गए और क्या बोला गया है कि चतरा सब डिवीजन के कार्य कांग्रेस समिति के सचिव और बाद में ये जो है सो सभापति बनाए गए और 1924 में हजारीबाग जिला बोर्ड के पहले वाइस चेयरमैन बने और 1924 में हजारीबाग जिला के पहले वाइस चेयरमैन के रूप में इनको चुना गया। फिर जिला मजिस्ट्रेट एवं अस्थाई चेयरमैन भी रहे। इसके बाद इसका उपलब्धि के बारे में बताया गया है कि राम नारायण सिंह बाद में जिला मजिस्ट्रेट के रूप में यहाँ पे रहे और इसी तरह से 1921 से 1940 तक ये कांग्रेस समिति के सदस्य रहे और जयवीर साहू लिखते हैं कि इसी तरीका से राम नारायण सिंह 1921 से 1940 तक कांग्रेस समिति के सदस्य भी रहे। 1927 में पहली बार छोटा नागपुर की ओर से इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य बने और कांग्रेस पार्टी की तरफ से केंद्रीय विधानसभा के सदस्य चुने गए और 1940 में जब रामगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है कि इस अधिवेशन को सफल बनाने में राम नारायण बाबू का योगदान महत्वपूर्ण था। यानी कि हमारे देश के प्रथम, है ना, हमारे देश के प्रथम कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, है ना, वो जो है वो लिखते हैं राष्ट्रपति थे ना, हाँ, कि वह लिखते हैं कि इस जो कांग्रेस अधिवेशन था रामगढ़ का 1940 में उसको अगर सफल बनाया गया है तो उसमें राम नारायण बाबू का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसा एक केंद्र का मंत्री उनके बारे में लिख रहे हैं, बताते हैं और ये बात जयवीर साहू जो है अपने रचना में लिखते हैं 2000 फुल में जब वो अपना बात लिखते हैं, जीवनी लिखते हैं किसका, राम नारायण सिंह का, उसमें ये छोटा नागपुर के हित के लिए हमेशा लड़ते रहे, यही वजह से इनको छोटा नागपुर का केसरी कहा गया। और राम नारायण सिंह के बारे में क्या कहते हैं कि ये छोटा नागपुर के हित के लिए हमेशा लड़ते रहे, इसीलिए इनको छोटा नागपुर केसरी का उपाधि भी दिया गया। और राम नारायण बाबू का कुछ कार्य इस प्रकार थे और राम नारायण बाबू जो है क्या क्या कार्य किए, कुछ कार्य यहाँ पे लिखा गया है कि इन्होंने विधवा विवाह करके नारी शिक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे कई स्कूल कॉलेज खोला।
हंटरगंज में हाई स्कूल का बुनियाद रखा, चतरा कॉलेज का नींव रखा गया और महात्मा गांधी के साथ मिलकर चरखा से स्वदेशी कपड़ा बनाने के लिए गांव घर के पुरुषों और महिलाओं को जागरूक किए। पेड़ पौधों को लगाने और पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए लोगों को प्रेरित किए। और आगे लिखते हैं कि देखने में तो ये रविंद्रनाथ ठाकुर की तरह लगते थे। क्या वो लिखते हैं लेखक कि इनका जो व्यक्तित्व था बिल्कुल रविंद्रनाथ ठाकुर की तरह था, लंबी दाढ़ी, है ना, साधु जैसा रूप। गांव के लोगों के साथ में अपनी मातृभाषा खोरठा में बात करते थे और रांची में कई बार सभा सम्मेलन में इन्होंने खोरठा के साथ नागपुरी में भाषण दिए हैं। और इससे क्या स्पष्ट होता है कि राम नारायण बाबू का जो लगाव है, वो प्रेम है, वो झारखंड के भाषाओं के साथ था। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। इस प्रकार से इनका जीवनी जो है सो लिखा गया है। एक बार हम फिर से आप लोगों को बताते हैं कि अगर आप जो हैं सो झारखंड सचिवालय या उत्पाद सिपाही का तैयारी कर रहे हैं तो हमारा पेड क्लास आप जरूर परचेज करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एग्जाम्स योद्धा एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और फिर वहां से आप जो है सो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहां से आप पेड क्लास अभी परचेज कर सकते हैं। अभी ऑफर प्राइस चल रहा है उत्पाद सिपाही के लिए भी और उत्पाद सिपाही यानी एक्साइज कांस्टेबल के लिए भी और जेएसएससी झारखंड सचिवालय के लिए, क्योंकि एक चूक और आपको नौकरी से दूर करने के लिए काफी है। तो सही तरीका से सही रणनीति के साथ पढ़िए। आपको जिसका बात समझ में आता है उस टीचर से पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर। ठीक है, कोई भी डाउट होता है तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सअप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा तकलीफ हो तो रात में 8 बजे के बाद आप कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू ऑल टू अटेंडिंग दिस सेशन। मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो सेशन में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दे, शेयर कर दे और कोई सुझाव कमेंट करिए। और अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाए और आप उसको मिस ना करें। ठीक है, तो थैंक यू ऑल टू अटेंडिंग दिस सेशन। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो सेशन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।